नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरो बेस बस्टिंग के बारे में। इससे पहले की वीडियो भी हमने बस्टिंग पे ही बनाई थी, जिसमें हमने प्लानिंग और प्रोग्राम बस्टिंग के बारे में बात की थी। पर जो ज़ीरो बेस बस्टिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बस्टिंग ऑल टुगेदर, कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी जिस पे आपने खर्च करना है, जिस पे सरकार ने जो है पैसा एलोकेट करना है, उस को आपको हर बार हर फाइनेंशियल ईयर में जस्टिफाई करना पड़ता है। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, ये जो खर्च आपने पिछले साल किया था अब भी इस तरह के और खर्च की ज़रूरत है। यानी कि कोई भी, जैसे ट्रेडिशनल बस्टिंग में क्या है कि एक चीज़ पर जो खर्च हो रहा है वो अगले साल भी उस पर कम या ज़्यादा का फैसला होता है, भी कम करना है कि ज़्यादा करना है, बस इतना ही फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी फैसला हो सकता है कि इस एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, इस पर खर्च ही ना किया जाए। तो इस मायने में जीरो बेस बस्टिंग जो है वो रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है और एक नया इनिशिएटिव है जो कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली हिट करता है, कि वेस्टेज नहीं होने देता। तो इसमें तीन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हैं कि बेस हमेशा जीरो रहेगा, हर बार आपको एक नए सिरे से अपना केस लड़ना पड़ेगा, हर बार उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा और फिर भी वेट करना पड़ेगा कि वो प्रायोरिटी के अंदर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जहाँ तक इस बजटिंग की प्रोसेस की बैकग्राउंड की बात है तो 1924 के अंदर हिल्टन यंग जो हैं वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। उन्होंने जो है इसका उनके राइटअप में इसका जिक्र आता है। उसके बाद इसको इस्तेमाल किया गया यूएस में ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पर इसको सही तरीके से, मतलब जो फेम दिलाने वाला काम है वो किया जिमी कार्टर ने। जॉर्जिया के गवर्नर थे ये, तब उन्होंने उसको अपने स्टेट में लागू किया था और उसके बाद धीरे धीरे जो है इतना पॉपुलराइज हुआ कि बाकी स्टेट्स के अंदर, यूएसए के बाकी स्टेट्स के अंदर इसको यूज़ करने लगे। और जहाँ तक बात है कि इंडिया में इसके इस्तेमाल की, तो इंडिया में इसको 70s में सबसे पहली बार इसका जिक्र आया था। जब इधर आया था तभी इधर भी आ गया, तो लेकिन 80s के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन 90s के अंदर आते आते हमें इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि थोड़ा रेवोल्यूशनरी है एक डेमोक्रेसी के हिसाब से। देन कम्स कि 2014 में जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने भी 15 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया और अभी भी 22 में कहीं कहीं जो बजट प्रोसेस होती है उसके अंदर इसको कहीं कहीं पार्शियली इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरह से जीरो बेस बस्टिंग को हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं। जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आपने बजट एलोकेट करना है, उसको ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, क्लियरली मेंशन हो कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप गरीबी दूर करना चाहते हैं या क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, वो आपका डिसीज़न यूनिट बनेंगी। डिसीज़न का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। ठीक है, तो आपको किस किस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड निर्णय लेना है। जैसे इसको बहुत आसानी से समझो कि मान लीजिए आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको मेहमानों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका भी डिसीज़न लेना पड़ेगा किस किस को बुलाना है। फिर आपको मेन्यू, उनको कुछ खिलाना भी है, तो खिलाने के अंदर आपका मेन्यू क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है और किस चीज़ के डालने से आपके का कॉस्ट बढ़ रही है और किस चीज़ से घट रही है। मैंने आइसक्रीम रखनी है, रसगुल्ले रखने हैं, क्या रखना है, तो वो सारे की सारी वो आपकी डिसीज़न यूनिट्स हैं। एक खाने से रिलेटेड हो गई, एक मेहमानों के हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें, तो कोई भी काम जो आपने करना है उसमें बहुत सारा जो डिसीज़न यूनिट, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आपने लाइन अप कर लिया कि ये एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, देन कम्स डिसीजन पैकेज। डिसीजन पैकेज में उससे रिलेटेड जितना भी आपकी स्पेंडिंग होगी, आपको सारी डिसीजन यूनिट्स बतानी है, उनके कॉस्ट बतानी है, उसके लिए आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारा आपको जिक्र करना पड़ेगा। फिर आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताओगे, आप ये भी बताओगे कि उनकी परफॉर्मेंस को हम मेज़र कैसे करेंगे। तो वो सारा कंप्लीट पैकेज जो है वो उसको
हम डिसीजन पैकेज कहते हैं, और ये एक मैनेजर ने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब उन सारे पैकेजेस में से सबकी रैंकिंग होगी कि भाई कौन सा पैकेज आपको पसंद आया, ठीक है। इसको आप एक ना टूर प्रोग्राम के साथ कि आपने कहीं घूमने जाना है तो उससे रिलेट करके देखिएगा, आपको फिर समझ में आएगा, अदरवाइज रट्टा लगाना पड़ेगा। रैंकिंग के बाद जो है उनको एलोकेट कर दिया जाएगा रिसोर्सेज, यानी कि पैसा दे दिया जाएगा, और पैसा देने के बाद उन पर काम शुरू होगा, और काम जो है वो बिल्कुल रेगुलेटर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, कंट्रोल किया जाएगा उसको, और उसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अच्छाई और बुराई के बगैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं बनी, तो इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और साथ ही इसकी कुछ बुराइयां भी, उसमें कुछ कमियां भी हैं, तो उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली बात रिसोर्स एलोकेशन जो है, यानी कि जो साधनों का बंटवारा है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से होगा। सिर्फ पैसा वहीं जाएगा जहाँ पर जो ये प्रूव कर पाएगा कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वेस्टेज बच जाएगी। आपने कोई खर्च आप लगातार हर साल हुए जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो उसको आप क्रॉस भी कर सकते हो कि नहीं जी, आपके लिए अब ये जो पैसा आपके लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो वो उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। एक हर चीज़ जो है ऑन पेपर होगी, डेटा होगा और जो है परफॉर्मेंस होगी, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई देगा, पारदर्शिता जिसको कहते हैं, तो वो पारदर्शी होगा सारा का सारा आपका बजट, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि आपको जब आप एक्टिविटीज़ को देखते हैं डिसीजन यूनिट में, तो साथ में ही आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप खर्च को बचा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स पे भी विचार कर सकते हैं, तो इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। और लास्ट थिंग इज़ कि परफॉर्मेंस को भी आपने मेज़र करते रहना है। इसमें ये परफॉर्मेंस वाला भी जो है हमने किया था जब इसकी प्रोसेस में, कि परफॉर्मेंस को जो है मॉनिटर करते रहना होता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस की ज़्यादा गुंजाइश निकल के आती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है ना, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत सारा कुछ करना। हमने प्रोसेस देखी थी तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें टाइम भी लगेगा, बहुत एक्सपर्टीज़, बहुत डेटा की ज़रूरत होगी। कोई आम बंदे का काम नहीं है कि भी हाँ जी मुझे इतना बजट चाहिए तो और मिल जाएगा, यानी कि सिंपल से नेताजी जो है ना, अनपढ़ नेताजी, उनके बस की बात नहीं रहेगी। और एक बात ये और है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मान लो किसी प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, कोई बाहर से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस चीज़ को वो अकाउंट नहीं करेगा और उस प्रोजेक्ट को जो है वो बीच में छोड़ देगा। तो बीच में छूटे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, और उससे वो भी एक तरीके का वेस्टेज ही होगा, ठीक है, रादर ज़्यादा वेस्टेज होगी। फिर आता है कि ये बहुत रिजिड है, क्योंकि इसमें सारा काम डेटा और एक्सपर्टीज़ की बेसिस पे करना है, तो थोड़ा रिजिड हो जाता है। और इसीलिए जो है, जो मैनेजर्स हैं, जो बहुत स्मार्ट मैनेजर्स होंगे, वो फोकस क्या करेंगे कि भाई हमने इस साल का बजट पास करवाना है, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म गेन वाले प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि हाँ जी बस अगले साल जो है रिज़ल्ट आ जाए, ताकि उनको और पैसा मिल जाए। तो लॉन्ग टर्म जो चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसके लिए ये बजट जो है, सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीरो बेस बजटिंग एक बहुत एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव टूल है, और इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी के साथ यदि किया जाए तो ये बहुत बेहतर तरीके से जो है पब्लिक मनी को इस्तेमाल कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके एग्ज़ाम्स के लिए।